Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 8 सितंबर के करंट अफेयर्स क्या हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारा वीकली रिवीजन करंट अफेयर्स क्लास मिस किया है तो ऊपर आई बटन में आप चेक कर सकते हैं। 200 प्लस का पार्ट 1 पढ़ाया था हमने संडे को। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। पहला सवाल, इनमें से किस राज्य सरकार ने राज्य के युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए स्वयं स्कीम को रीलॉन्च करने का निर्णय लिया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, आसाम। आसाम की सरकार ने अपने राज्य के युवाओं को स्वरोजगार प्रोवाइड करने के लिए स्वयं स्कीम को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया है। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स स्कीम के बारे में। तो ये जो स्वयं योजना है ये शुरू की गई थी वर्ष 2017 में और तब उन्होंने ये टारगेट रखा था कि आसाम के 1 लाख यूथ्स को वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन तब तब फंड्स की इनसफिशिएंसी के कारण और बैंक्स के नॉन कोऑपरेशन के कारण सिर्फ और सिर्फ 7,000 यूथ्स को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया गया था। तो चलिए एक बार क्विकली डिस्कस कर लेते हैं कि जो भी युवक खुद को रजिस्टर करना चाहते हैं अंडर दी स्वयं योजना, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट उनकी क्राइटेरिया ये है कि उनकी जो एज लिमिट है वो है 18 से 40 वर्ष तक। इसके साथ साथ उनका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो है क्लास 7 एंड अबव। और जो भी युवक अपना स्किल ट्रेनिंग डेवलपमेंट कंप्लीशन सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे उन्हें प्रेफर किया जाएगा ओवर अदर कैंडिडेट्स। तो चलिए बात कर लेते हैं अब इस रीलॉन्चिंग के बारे में। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि आसाम की सरकार ने ये जो स्वयं है जिसको जाना जाता है एज स्वामी विवेकानंदा आसाम यूथ एम्पावरमेंट, उसे रीलॉन्च करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत अब 2 लाख उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। और जो भी 2 लाख यूथ्स को सिलेक्ट किया जाएगा उन्हें 50,000 रुपए की सीड फंडिंग प्रोवाइड करेगी आसाम की सरकार उनके अलग अलग बिजनेस वेंचर्स के लिए। और इसके लिए ऑलरेडी आसाम की सरकार ने एक रीडिजाइन बजट ऑफ 1000 करोड़ रुपीस रोल आउट कर लिया है, जो अगले 3 महीनों में खर्च किया जाएगा बिना किसी बैंक लिंकेज के। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कोई भी यूथ अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन सबमिट करेंगे तो ये जो सीड मनी है 50,000 रुपए की, इससे आसाम की सरकार वापस ले लेगी और साथ ही साथ उन्हें पीनलाइज किया जाएगा और ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा, जिससे आगे कोई योजना का वो लाभ नहीं उठा सकेंगे काफ़ी समय तक। तो चलिए अब बात करते हैं आसाम के बारे में। आसाम का कैपिटल है दिसपुर। आसाम के मुख्यमंत्री का नाम है सर्बानंद सोनोवाल और उनके गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, इनमें से किसने मोबाइल क्रैश द्वारा तैयार किए गए रिपोर्ट जिसका नाम है द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया को रिलीज किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, एम वेंकैया नायडू ने रिलीज किया है ये रिपोर्ट जिसका नाम है द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो भारत के वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने रिलीज की है ये रिपोर्ट जिसका नाम है द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया, और इसे प्रिपेयर किया गया है मोबाइल क्रैश द्वारा, जो कि एक पॉलिसी एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अंडर प्रिविलेज बच्चों के साथ काम करती है। और इस रिपोर्ट को मेजर किया जाएगा ऑन द अमाउंट ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इन द कंट्री। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस रिपोर्ट के अनुसार वो 5 कौन से हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं जिनका नाम इनमें दर्ज किया गया है, जो कि है केरला, गोवा, पंजाब, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। तो ये जो रिपोर्ट है इसमें कई सारे जो अलग अलग पैरामीटर्स है उसके हिसाब से इन स्टेट्स का नाम दिया गया है। मतलब ये जो स्टेट्स है वो जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनका सही ढंग से ध्यान रखती है और इसीलिए ये हाई परफॉर्मिंग कैटेगरी में है। तो चलिए अब बात करते हैं उन 8 स्टेट्स के बारे में जिनका जो स्कोर है वो भारत के एवरेज से भी कम है इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। वो है आसाम, राजस्थान, मेघालय, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एंड उत्तर प्रदेश।
तो ये जो 8 अलग अलग राज्य हैं जिनका नाम यहाँ पे दिया गया है, ये इनका जो स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है, यानी कि ये जो अपने अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन है उनकी इम्यूनाइजेशन फैसिलिटीज़, उनकी सैनिटेशन रिलेटेड इश्यूज या फिर उनका पालन पोषण और न्यूट्रिशन पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देती और उन्हें वर्क करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, इनमें से किस कंपनी ने साइबर पीस फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप की है जिसके तहत वो साइबर सेफ्टी अवेयरनेस फैलाएंगे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई व्हाट्सएप। व्हाट्सएप ने पार्टनरशिप की है विद द CPF यानी कि साइबर पीस फाउंडेशन, जिसके तहत वो साइबर सुरक्षा जागरूकता को चलाएंगे। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि फेसबुक ओन्ड व्हाट्सएप ने ये अनाउंसमेंट की है कि उन्होंने साझेदारी की है विद साइबर पीस फाउंडेशन यानी कि CPF, जिसके तहत वो साइबर सेफ्टी अमंग स्टूडेंट्स को लेके अवेयरनेस फैलाएंगी। शुरुआती दौर में जो उनका प्रोग्राम है उसका इनिशियल फेज में 15,000 बच्चों को चुना जाएगा भारत के 5 राज्यों से, जो कि है दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र। और ये जो उनका प्रोग्राम है ये चलेगा पूरा पैन इंडिया। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि वो किस बारे में जागरूकता फैलाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जितना ज़्यादा डिजिटलाइज हो रही है दुनिया, उससे ज़्यादा जो साइबर सेफ्टी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज काफ़ी सारे साइबर क्राइम्स होते रहते हैं। तो इसके लिए जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है इंटरनेट पे, उन्हें अवेयर कराना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ व्हाट्सएप और CPF मिलके जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं और पेरेंट्स हैं, इनमें भी अवेयरनेस फैलाएंगी ताकि कोई भी साइबर क्राइम हो उसे पहले ही रोक दिया जाए या फिर उनसे डील करने में उनके पास कई सारी इंफॉर्मेशन हो, और इसके लिए एक अलग करिकुलम भी डेवलप किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, इनमें से किस कंपनी ने प्रोडक्ट डिजाइन फर्म कैलिडोस्कोप इनोवेशन को $42 मिलियन के लिए खरीदा है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी इन्फोसिस। इन्फोसिस ने प्रोडक्ट डिजाइन फर्म कैलिडोस्कोप इनोवेशन को $42 मिलियन के लिए खरीदा है, जो कि है लगभग 309 करोड़। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो ग्लोबल सॉफ्टवेयर मेजर इन्फोसिस ने 3 सितंबर को ये अनाउंसमेंट की है कि उन्होंने जो ये US बेस्ड प्रोडक्ट डिजाइन फर्म है कैलिडोस्कोप इनोवेशन को एक्वायर किया है फॉर $42 मिलियन यानी कि 309 करोड़ रुपीस, जिसके तहत इन्फोसिस अपनी इंजीनियरिंग सर्विस ऑफरिंग्स को एक्सपैंड करना चाहती है इन मेडिकल डिवाइसेस, कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल मार्केट्स अक्रॉस अमेरिका। ये जो ओहायो बेस्ड फर्म्स है कैलिडोस्कोप इनोवेशन, ये प्रोवाइड करती है डिजाइन एंड डेवलपमेंट अक्रॉस मेडिकल, कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल मार्केट्स, जिसके तहत स्मार्ट प्रोडक्ट्स को डेवलप किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, वोडाफोन आइडिया के नए ब्रांड का नाम बताइए। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज CV है वोडाफोन आइडिया के नए ब्रांड का नाम। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने 7 सितंबर को ये अनाउंसमेंट की है कि उन्होंने खुद को रीब्रांड कर लिया है और अब वो VI ब्रांड से नाम से जाने जाएंगे, जिससे अगर आप पढ़े तो उसमें उसका प्रोनाउंसिएशन आता है V। तो ये जो बी लीगल टेलीकॉम ऑपरेटर है, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि उन्होंने रीब्रांडिंग की है अपनी कंपनी की। वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे ये अनाउंसमेंट की गई थी। वोडाफोन और आइडिया का जो मर्ज हुआ था वो हुआ था 31 अगस्त 2018 को, और ऐसा माना जाता है कि ये जो 2 ब्रांड्स का इंटीग्रेशन है ये लार्जेस्ट टेलीकॉम इंटीग्रेशन है दुनिया में। जैसा कि हम जानते हैं वोडाफोन ओरिजिनली है ब्रिटेन से और आइडिया है इंडियन कंपनी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 6वां सवाल, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट का नाम क्या है?
5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी वेंकेश गुलाटी। वेंकेश गुलाटी को चुना गया है फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हाल ही में किन किन का अपॉइंटमेंट्स हुआ है। सो टी कृष्ण कुमार को चुना गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ कोको कोला इंडिया आईएनसी ऑन 3 सितंबर, और संकेत रॉय को चुना गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ कोको कोला इंडिया एंड साउथ वेस्ट एशिया, साउथ वेस्ट चाइना। इसके साथ साथ मुरली रामकृष्णन को चुना गया है एज द न्यू सीईओ एंड एमडी ऑफ साउथ इंडियन बैंक, और एस कृष्णानंद को चुना गया है एज द न्यू सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने चुना है वेंकेश गुलाटी को एज देयर न्यू प्रेसिडेंट फॉर द ईयर 2022, और वो सक्सीड करेंगे आशीष हर्षराज काले को एज द न्यू एफएडीए प्रेसिडेंट। चलिए बढ़ते हैं अगले 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां सवाल, नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी 7 सितंबर। 7 सितंबर को मनाया गया है फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो द वेरी फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज मनाया गया था 7 सितंबर 2020 को। इस दिन को मनाने का मकसद यही है कि लोगों में जागरूकता फैलाई जाए हर लेवल पे, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, कम्युनिटी हो, कॉर्पोरेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, कि कितना ज़्यादा स्वच्छ एयर इम्पोर्टेंट है हमारे हेल्थ के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए, हमारे इकोनॉमी के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि सितंबर के फर्स्ट वीक में कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेज हैं। तो 2 सितंबर को मनाया जाता है कोकोनट डे, 5 सितंबर को मनाया जाता है टीचर्स डे और इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल, इनमें से किस फॉर्मूला 1 के रेस कार ड्राइवर ने जीता है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी पियरी गैसली ने जीता है F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो अल्फा टॉरीज होंडा पियरी गैसली जो कि एक फ्रेंच ड्राइवर है, उन्होंने 6 सितंबर को वर्ष 2020 का इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है, और जो मर्सिडीज के ल्यूइस हैमिल्टन हैं वो 7वें नंबर पर आए हैं बिकॉज उन पर एक टाइम पेनल्टी लगा दी गई थी। और इसके साथ साथ कार्लोस सेंस जूनियर दूसरे नंबर पर आए हैं और लैंस स्ट्रोल तीसरे नंबर पर आए हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि बाकी के जो F1 रेसेस हुए हैं वर्ष 2020 में उनके विनर्स कौन कौन हैं। तो स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है ल्यूइस हैमिल्टन ने मर्सिडीज ब्रिटेन से, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है वैल्टरी बोटास ने फ्रॉम मर्सिडीज फिनलैंड, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है ल्यूइस हैमिल्टन ने, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स भी जीता है ल्यूइस हैमिल्टन ने, और F1 की जो 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स है वो जीता है मैक्स इमिलियन वेस्टरपन ने फ्रॉम नीदरलैंड्स। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स और बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स भी जीता है ल्यूइस हैमिल्टन ने। चलिए बढ़ते हैं आगे 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां सवाल, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया और वो सुप्रीम कोर्ट का जो हिस्टोरिक जजमेंट है जिससे संविधान की बुनियादी संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है को शुरू करने के लिए प्रसिद्ध थे। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी केशव नंदा भारती का हाल ही में निधन हो गया है। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो केशव नंदा भारती एडनीरमूत जो कि है मठ केरला में, उनका हाल ही में निधन हो गया है और वो फेमस थे बिकॉज उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का जो हिस्टोरिक जजमेंट है उसको इनिशिएट करने में वो काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे। उनका ये जो जजमेंट था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या हुआ था।
वर्ष 1973 में केशव नंदा ने एक केस फाइल किया था जिसमें उन्होंने केरला सरकार को चैलेंज किया था क्योंकि उन्होंने इम्पोज कर दिया था रेस्ट्रिक्शन मठ की प्रॉपर्टी पे। तब 7-6 की जजमेंट में उन्होंने मेजॉरिटी हासिल की थी और तब 13 जज की बेंच ने प्रोनाउंस किया था कि ये जो पार्लियामेंट है उनके पास भले ही काफ़ी ज़्यादा पावर हो लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे ऑल्टर नहीं कर सकती। तो इसी के लिए केशव नंदा भारती काफ़ी ज़्यादा जाने जाते थे। वैसे बाय प्रोफेशन वो एक स्वामी जी थे और वो केरला के इदनीर मुठ के प्रमुख भी थे सिंस द ईयर 1961। उनकी एज एट द टाइम ऑफ डेथ थी 79। तो चलिए, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको कई सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। आप इस वेबसाइट पर जाकर अपना डिज़ायर्ड मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं और उसके बाद 24/7 आप उसे एक्सेस कर पाएंगे अपने अकाउंट में। इसके अलावा कोई शिकायत हो, कोई सजेशन हो तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें उसका इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।